हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं अपनी कक्षा 10 की विज्ञान की फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत और बहुत इंपोर्टेंट है। इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। बेटा, ये जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ध्यान दें, 6 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के पूछे जाते हैं। इसलिए हमें इन 6 नंबरों को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। तो आज तैयार हो आप लोग। तो अब हम लोग करते हैं अपने इस टॉपिक की शुरुआत, यानी कि इन 6 नंबर पक्के करने की शुरुआत करते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। जो हमने प्रतिरोध पढ़े हैं ना, उन प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ना। क्योंकि संयोजन का मतलब बेटा होता है जोड़ना। क्या होता है बेटा? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम 2 विधियों से जोड़ सकते हैं प्रतिरोध को। कौन कौन सी विधि? एक विधि होती है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरी होती है बेटा समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों विधियों से जोड़ेंगे। तो ध्यान देंगे, अपने एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आपको, आपने जो एग्जाम आएगा उसमें पूछेगा श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और इसका सूत्र निगमन कीजिए। तो बेटा जी, हम लोग इसका सूत्र निगमन भी करेंगे, ठीक है ना। और समांतर क्रम में भी सूत्र निगमन के लिए आता है, इसका भी सूत्र निगमन करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, उसके बाद में हम लोग सूत्र निगमन करेंगे। क्लियर है? तो चलो भाई जानते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम एक परिपथ बनाते हैं अपना। क्या बनाते हैं? परिपथ, जिसमें क्या हो? प्रतिरोध लगे हो। क्या लगे हो? प्रतिरोध लगे हो। चलो भाई, तो पहले हम प्रतिरोध ही लगा देते हैं। तो हमने क्या करा, एक प्रतिरोध लिया और यहां से लेकर के ये इस तरीके से हमने एक प्रतिरोध बना दिया। यानी कि इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये वाला हो गया, ठीक है ना, इसको हम ए मान लेते हैं। और दूसरा सिरा कौन सा हो गया? बी हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, अब एक प्रतिरोध तो नहीं जोड़ेंगे ना, एक कम से कम एक से ज्यादा होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तभी तो प्रतिरोधों को जोड़ पाएंगे आपस में। तो हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध और लेंगे जोड़ने के लिए। तो भैया ले लिया हमने एक और। तो इस तरीके से एक प्रतिरोध हमने और लिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस प्रतिरोध का पहला सिरा कौन सा होगा? ये वाला होगा, और दूसरा सिरा ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध और ले लेते हैं। यहां से हम थोड़ा सा आगे की तरफ लेते हैं, ठीक है ना। एक प्रतिरोध हम एक और ले लेते हैं। तो इसका पहला सिरा आगे वाला हो गया और दूसरा सिरा पीछे वाला हो गया, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा हो गया? दूसरा सिरा इस प्रतिरोध का, इस वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये हो गया, और पहला सिरा हो गया ये वाला। क्लियर है? अब ये हमारा क्या है? ये हमारा सर प्रतिरोध है, ठीक है। तो हमने प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ये क्या हमारा? प्रतिरोध है सर, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से। ये क्या हमारा? ये भी प्रतिरोध है सर, तो ये हमारा किससे प्रदर्शित करेंगे? इसको भी आर से करेंगे। अब ये कौन सा है सर? पहला प्रतिरोध है, तो R1 कर दिया। ये हमारा कौन सा प्रतिरोध है? दूसरा प्रतिरोध है, तो हम क्या कर देंगे? R2 कर देंगे। ये हमारा कौन सा है? तीसरा है, तो R3 कर देंगे, ठीक है। ये हमारे कितने प्रतिरोध हो गए? 3 प्रतिरोध हो गए। हम चाहें तो और भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा 3 से काम चल जाएगा। तीनों को हम, इन तीनों को हम जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। तो ध्यान देंगे, ये आपस में अगर एक विधि है, बस इस तरीके से जुड़ जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। कौन सी विधि है वो देख लो यार। देखो, लिखेंगे इसमें, या यदि ऐसे कर लो, यदि पहले प्रतिरोध, यानी पहला प्रतिरोध हमारा R1 है ना, ध्यान देंगे, यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा कौन सा है बेटा? ये वाला सिरा, दूसरा वाला सिरा, ठीक है। तो दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का, हमारा दूसरा प्रतिरोध ये है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहला सिरा हमारा दूसरे प्रतिरोध का ये है ना, तो ध्यान देंगे, तो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो,
दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ध्यान देना, सिंपल सी बात है, यहां पर कुछ नहीं है कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा। ठीक है सर, ये हमारे पहले प्रतिरोध का ये रहा पहला सिरा, ये रहा दूसरा सिरा, है ना, और ये दूसरे प्रतिरोध का ये रहा पहला सिरा और ये रहा दूसरा सिरा। ये तीसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये रहा और दूसरा सिरा ये रहा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जुड़ा हो किससे? दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। देखो ये जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? ये दूसरा सिरा और इसका दूसरे का पहला सिरा दोनों जुड़ गए, तो ये ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा जुड़ा हो, अब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ध्यान देंगे, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा लिख दो, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। क्या हो? जुड़ा हो। पहले दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसा क्रम, तो यहां लिखेंगे, तो ऐसा क्रम क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है भाई, आपको उस तरीके से नोट्स बनाने जिस तरीके से मैं आपको बनवा रहा हूं, ध्यान देना, बेहतरीन तरीके से समझना है, फिर उसके बाद में नोट्स बना लेना है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब एक बार इसको समझ लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसको हैं, दोबारा से समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा पहला प्रतिरोध, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध, ये हमारा तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहां पर क्या होता है कि इस प्रतिरोध का पहला सिरा कौन सा है? ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा, इस दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये रहा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये रहा, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये रहा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये रहा। ठीक, अब क्या करते हैं हम? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरे से दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जोड़ दें। जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये रहा, है ना जी, तो बचा। अब इसको किससे जोड़ दें? तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें, तो ऐसा क्रम बनता जाएगा। तो क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। मतलब एक ही तार से सारे के सारे प्रतिरोध जुड़े हों तो वो क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, साफ भाषा में। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? आई थिंक आपको बड़े तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? हमसे पूछा जाता है कि भाई इसमें पहले नोट पॉइंट और लिख लो। नोट पॉइंट आपको ये लिखना है, बहुत ही शानदार और लाजवाब है कि और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता फिर तो आप ये समझ लो कि बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या दिक्कत होगी देखो थोड़ा सा। क्या है भाई नोट पॉइंट? नोट पॉइंट ये है कि इसमें जो धारा होती है वो कैसी बहती है? समान बहती है। धारा समान बहती है, धारा समान बहती है। पूरे परिपथ में जो धारा का जो मान होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर, अभी इस निगमन करेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना, तो विभवांतर कैसा होता है? अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध पर जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग होता है।
ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, नोट पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको ये अलग से दिखाई देता रहे, है ना। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे। क्या करेंगे, इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो फटाफट से हम लोग इधर देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, चित्र हम लोग चलो उधर ही बना लेते हैं। तो ध्यान देंगे, हम लोग करेंगे सूत्र का निगमन। तो लिखेंगे सूत्र निगमन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, एक वैद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं वैद्युत परिपथ। क्या कहता है, देखो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, सर सेल या बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, एक की ओर क्या होता है, एक पर सर प्लस होता है, दूसरी ओर माइनस होता है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एक लगा देते हैं कुंजी। और भाई साहब इसको हम चालू करेंगे या बंद करेंगे, ठीक है ना, इसके लिए इसको लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और हम लोग लगाएंगे कितने प्रतिरोध, हम लोग 3 प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। इन्हीं 3 प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं, तो 3 प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रतिरोधों का संयोजन करना है, प्रतिरोधों को जोड़ना है, कुल मान निकालना होगा प्रतिरोधों का, तब जब श्रेणी क्रम में होंगे तब। तो हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में कब होंगे, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। देखो पहला प्रतिरोध हमारा ये हो गया और इसका दूसरा सिरा ये हो गया, और दूसरा सिरा ये किससे, दूसरा प्रतिरोध यहां से शुरू हो गया और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया। देखो उसके बाद में इसका दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये हो गया और इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा होगा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया। किससे जुड़ गया, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया। इस प्रकार हमारा जो परिपथ या संयोजन जो बना वो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये हमारे प्रतिरोध हो गया। आज को हमने पहला प्रतिरोध है तो R1 मान लिया, ये दूसरा है तो R2 मान लिया, इसको हमने R3 मान लिया। और यहाँ पर हमने माना कि इसमें विभव कितना बह रहा है, V बह रहा है, V विभव बह रहा है ना, विभवांतर कितना V बह रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कुंजी लगी है। अब जैसे ही हम इस कुंजी को चालू करेंगे, ऑन कर देंगे बेटा, और जैसे हम ऑन करेंगे ना तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसमें धारा बहने लगेगी, लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाने लगेगी। ठीक है ना, तो जैसे ही बेटा इसमें धारा बहने लगेगी तो कौन सी धारा बहेगी, आई धारा बहने लगेगी सर। ठीक है, अब आई धारा बहेगी तो सीधी जा रही, कहीं बटने वाली तो है नहीं, कहीं धारा बटेगी क्या, नहीं बट रही। इसमें धारा गई, यहां पर भी आई, यहां पर भी धारा आई होगी, यहां पर भी धारा आई होगी, यहां पर भी धारा आई होगी और यहां पर भी धारा आई होगी। क्लियर है, मतलब पूरे परिपथ में धारा कैसी होगी, आई होगी। ठीक है, तो मतलब धारा कैसी हो गई, समान हो गई। इसलिए नोट पॉइंट हमने क्या लिखा है, धारा समान बहती है। ठीक है, उसके बाद में अब जैसे विभवांतर धारा प्रवाहित होगी तो विभवांतर भी स्थापित हो जाएगा। जैसे ही विभवांतर स्थापित होगा तो क्या होगा, यहां पर लगा है भाई साहब प्रतिरोध, यहां पर क्या लगा है, प्रतिरोध। तो वो क्या करेगा, प्रतिरोध में जैसे ही विभवांतर बहेगा तो उसको कम कर देगा, प्रतिरोध क्या करेगा, प्रतिरोध कम करेगा, क्योंकि धारा आवेशों के जो प्रभाव के में विरोध करता है विभवांतर। ठीक है, तो क्या करेगा, यहां पर विभव अलग हो जाएगा, तो जैसे ही कम करेगा फिर उसके बाद में यहां पर आया, फिर से चालो, जैसे दूसरे पर लगेगा तो वहां पर फिर से कम हो जाएगा, तो V2 हो गया, और V3 पे जाएगा तो फिर से कम हो जाएगा। तो यहां से इन पर जो प्रतिरोधों पर जो है ना, वो जो विभवांतर होगा वो कैसा हो गया, अलग अलग हो गया। कैसा हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है ना, हाँ समझेंगे। तो यहां पर हमारा क्या है, V3 है, क्या हमारा V3। क्लियर है, V1 V2 और V3 हमारे क्या हो गए, विभवांतर हो गए। R1 R2 R3 क्या हो गए, हमारे हो गए प्रतिरोध, और I इसमें धारा हो गई। बस अब हम आसान भाषा में समझ जाएंगे। हमने अगर चित्र समझ लिया तो भाई साहब पूरा का पूरा निगमन भाई साहब ऐसे जाएगा हलवा की तरह, है ना, पूड़ी और हलवा की तरह खा लोगे तुम तुरंत ही। देखो भाई कैसे खाओगे, देखो हमने कहेंगे माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। ठीक है ना,
माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से R1 R2 और R3। तो लिख देंगे R1 R2 R3 है, ठीक है। तथा धारा I प्रवाहित करने पर, तथा धारा I प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर जो क्या होता है, जो विभवांतर जो होता है ना, वो कौन सा हो जाता है, विभवांतर। परिपथ में लिखेंगे, परिपथ में विभवांतर, परिपथ में विभवांतर कितना होता है पता है, V1 V2 V3 हो जाता है। तो लिख देंगे V1 V2 V3 हो जाता है, लिख दिया। बस भाई हमारी कहानी यहीं पर होती है खत्म, है ना। बहुत ही आसान भाषा में इतना हमने जान लिया कि R1 R2 R3 हमारे क्या है, प्रतिरोध हैं, और V1 V2 V3 क्या है, परिपथ में विभवांतर है, और धारा I बह रही है। तो बस वही लिख दिया, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं, और धारा I प्रवाहित करने पर परिपथ में विभवांतर V1 V2 और V3 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे केवल और केवल इतने में निकालेंगे विभवांतर का मान। पहले प्रतिरोध पर हम क्या करेंगे, विभवांतर का मान निकालेंगे। पहले प्रतिरोध पर विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले प्रतिरोध पर, यानी कि R1 पर हम क्या निकालेंगे, प्रतिरोध पर, R1 पर हम निकालेंगे विभवांतर। R1 पर क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रतिरोध R1 पर विभवांतर, ठीक है। क्या होगा, V बराबर पहला है V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा हमारा IR1। क्यों हो जाएगा सर, क्यों हो जाएगा सर IR1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा आपने ओम के नियम में क्या पढ़ा है, विभवांतर का एक फॉर्मूला पढ़ाया आपने, V बराबर IR। पहले प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं ना, तो पहले प्रतिरोध के लिए निकालने से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। सर I1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा इसमें देखो I समान है, I समान है, पूरे परिपथ में I समान है, इसलिए I तो I ही रहेगा। लेकिन प्रतिरोध R1 के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने R1 पर विभवांतर निकाल लिया। अगर हमसे R2 पर विभवांतर पूछे तो वो भी निकाल लेंगे। तो प्रतिरोध R2 पर क्या बेटा, विभवांतर क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, V2 बराबर हो जाएगा सर IR2, क्योंकि V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, यानी कि फॉर्मूले से V बराबर IR से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2 हो जाएगा। अगर आपने ओम का नियम वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लें, ताकि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओम का नियम भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको भी देख लें, ठीक है ना। और जो चाहते हैं कि सर ये पूरा चैप्टर हमें मिल जाए और नोट्स भी मिल जाए, तो बेटा जी ध्यान दें, प्लेलिस्ट में जाओ और ये चैप्टर मैंने आपको पूरा करवा दिया है, ठीक है ना, पूरा करवा दिया है। तो आप इसलिए प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं, एक बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं पूरे चैप्टर को, ठीक है। ध्यान देंगे अब इधर। तो हमने प्रतिरोध R2 पर विभवांतर निकाला, इस पर विभवांतर निकाला तो क्या हो गया, V2 बराबर IR2। अब ऐसे ही अगर हम प्रतिरोध तीसरे के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, V3 बराबर IR3। क्या होगा, प्रतिरोध R3 पर विभवांतर क्या होगा, V3 बराबर हो जाएगा, V3 बराबर विभवांतर, यानी V3 बराबर विभवांतर निकालना है ना, V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी सर, बिल्कुल नहीं, आप नहीं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब हम क्या करें, उस पूरे परिपथ का कुल विभवांतर निकालें। क्या निकालें, कुल विभवांतर निकालें। मतलब हमें चाहिए कि भाई साहब पूरा टोटल विभवांतर बताओ, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमसे पूछा जाए
कि सर आपकी इस हाथ की उंगली और इस हाथ की उंगली कितनी है, आप बताओ। तो हम क्या करेंगे, इस हाथ की उंगली को और इस हाथ की दोनों उंगली यानी इन सभी उंगलियों का क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ऐसी कुल पूछी जा रही है तो हम क्या करेंगे, V1 V2 और V3 को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विभवांतर कुल निकल करके आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कुल विभवांतर बराबर हमारा कुल विभवांतर, कुल विभवांतर क्या होगा, कुल विभवांतर हमारा हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब मैंने इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारा कुल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट, कहानी में आनंद आएगा। बोलो सर क्या आएगा, इधर देखो, V1 का मान कितना है, IR1 है सर, V2 का मान कितना है, IR2 है सर, V3 का मान कितना है सर, IR3। तो इधर V1 की जगह IR1 लिख सकते हैं ना, हाँ। V2 की जगह IR2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। V3 बराबर क्या है, IR3 है तो IR3 लिख सकते हैं V3 की जगह, हाँ। तो इधर भी आपको V1 V2 और V3 दिखाई दे रहे हैं, हाँ। तो फटाफट से इनका मान रख दो, यहां पर रखो भाई। V1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो IR1, इधर IR1 तो लिख दिया IR1 प्लस V2 की जगह क्या लिख देंगे IR2 तो IR2 प्लस V3 की जगह लिख देंगे IR3 तो IR3। ठीक है ना, तो V बराबर हमारे क्या निकल के आ गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, ये तो निकल के आया। अब ध्यान देना, आपको यहां कुछ देखने के लिए जोड़ोगे तो क्या कुछ मिल रहा है आपको, सर इसमें हम अगर देख रहे हैं ना तो सर I कॉमन मिल रहा है सर, I सबके पास है, कॉमन मिल रहा है ना, तो घसीटते हुए बाहर लेकर के आओ इसको, है ना। ये भाई साहब ये घसीटते हुए I को बाहर ले आए और बाकी जो बचा वो लिख दिया। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, क्यों, क्योंकि I बाहर, ये I बाहर, ये I बाहर, अब कौन बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, तो वैसा का वैसा लिख दिया। अब यहां पर ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर, आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, ध्यान देंगे, V बराबर क्या होता है, लेकिन हम यहां लिख सकते हैं, यदि क्या हो, V बराबर क्या हो, IR है, IR हो तब, है ना। तो V बराबर हमारा यहां पर क्या होता है, IR है। तो ध्यान देंगे, तो इस V की जगह, इस वाली V की जगह हम IR लिख सकते हैं। मतलब हमने क्या करा, V बराबर लिख दिया अपना वही पूरा वैसा का वैसा समीकरण, I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस के R3, इस V की जगह हम IR लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो IR की जगह V लिख सकते हैं और V की जगह IR लिख सकते हैं। तो हमने इस V की जगह क्या लिख दिया, हमने लिख दिया IR। ठीक है, अब इस I को हम इधर भेजेंगे तो एक बट्टे में पहुंचेगा और बट्टे में ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट काट देंगे, I से I कट गया भैया। अब क्या बचा, अब भाई सिंपल सी बात है, अब इधर बचा R बराबर, R ही तो बचा, इधर क्या बचा, इधर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई साहब, कुछ नहीं करेंगे, यही हमारा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निगमन। ठीक है ना, श्रेणी यही हम लिख देंगे यहां पर, यही श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल से एक बार दोबारा नजर डालते हैं इस पर, क्या है कि हमने पहले क्या करा, हमने माना कि R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं जिन पर विभवांतर V1 V2 और V3 है और I धारा बह रही है। ठीक है, और अब ध्यान देंगे तो हम इस पहले प्रतिरोध के लिए हम अगर विभवांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, और V2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा विभवांतर V2 बराबर IR2। और बेटा अगर प्रतिरोध 3 के लिए निकालेंगे, R3 बराबर निकालेंगे, सॉरी R3 के लिए निकालेंगे हम विभवांतर तो क्या हो जाएगा V3 बराबर IR3। तो वैसा का वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर V1 बराबर IR1
और प्रतिरोध R2 पर विभवांतर V2 बराबर IR2 और प्रतिरोध R3 पर विभवांतर क्या हो जाएगा V3 बराबर IR3। क्लियर। अब कुल विभवांतर निकालेंगे तो इन सभी विभवांतरों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या करा, कुल विभवांतर जोड़ दिया। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3, तीनों के मान लगा दिए। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब I को हमने कॉमन ले लिया, इधर ले लिया बाहर। अब क्या बचा उधर, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, वैसा का वैसा लिख दिया। अब ध्यान देंगे V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर IR होता है तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, और IR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो इसे V की जगह हम IR लिख सकते हैं ना। तो V बराबर अगर IR है तो V की जगह हमने क्या लिख दिया, इस V की जगह हमने लिख दिया IR बराबर वैसा का वैसा लिख दिया IR1 प्लस R2 प्लस R3 कोष्टक में, तो वैसा का वैसा लिख दिया। अब ये I से I कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि ये गुणा में है और उधर भेजेंगे तो किस में पहुंच जाएगी, भाग में, और भाग से ये कट जाएगी, है ना। इसलिए क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमारा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र निगमन, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निगमन हो गया, यही हमारा सूत्र है, ठीक है। अगर सर आपने यहां पर 3 प्रतिरोधों को जोड़ा है, अगर हम 4 को जोड़ें, 5 को जोड़ें, 10 को जोड़ें, 50 को जोड़ें, फिर क्या करेंगे सर। हमने माना, देखो यदि कह देंगे हम लोग, ध्यान देंगे, यदि मान लो n प्रतिरोध, कितने n प्रतिरोध, हमें नहीं पता कितने जोड़ोगे आप, तो n प्रतिरोधों के लिए सूत्र क्या होगा, n प्रतिरोधों के लिए, यदि छोड़ दो, n प्रतिरोधों के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा भाई R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। क्यों, जितने भी प्रतिरोध आपके 10 हो, 5 हो, 50 हो, 100 जितने भी हो, उन सबको जोड़ दो, सबको प्लस में लगा दो, आपका श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे वो सारे के सारे प्रतिरोध, ठीक है। तो ये सूत्र हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में n प्रतिरोधों के लिए। क्लियर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से श्रेणी क्रम का समझ में आ गया होगा, सूत्र निगमन और उसकी परिभाषा। क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो फटाफट से क्लास को लाइक जल्दी से कर दो और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो भाई, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब ध्यान देंगे, अब इस सूत्र से संबंधित यानी श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हो और तब आपका न्यूमेरिकल आ जाए, फिर कैसे करेंगे। तो बेटा जी अब हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे और सीखेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमें इस टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इससे न्यूमेरिकल बन जाए फिर भी हम पेपर में फोड़ के आएंगे, और अगर ये आ जाए तो अब हम फोड़ ही देंगे, है ना। फोड़ दोगे कि नहीं फोड़ दोगे। हाँ, समझ में अगर ना आया हो तो दोबारा से देख लेना, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। बेटा ध्यान रखना, ये 6 नंबर का आता है एग्जाम में, 6 नंबर का। कहीं ऐसा ना हो कि 6 नंबर आपके यहां से चले जाएं, नहीं, इस नंबर को छीनना पड़ता है, छीनना, तो छीनना सीखो। समझ में आ रहा है। तो फटाफट से अब हम क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं इसको, और अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना, श्रेणी क्रम के। तो बेटा ध्यान देंगे इनको, हम लोग इसको करने से पहले हम थोड़े से सरल करके देख लेते हैं, जिससे हमें सीखने, पहले हम सीख जाएं, फिर उसके बाद चाहे कितना भी पहाड़ जैसा आ जाए उसको भी तोड़ देंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल से डरना नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात करोगे तो वो तुमसे डर जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम डर गए तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे, इसलिए गलती मत किया करो, ठीक है ना। डरना नहीं है, आंखों में आंखें डाल करके बात करना है न्यूमेरिकल से। देखो भाई, इसको घूरो, कहो इससे, बोल भाई न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। तो न्यूमेरिकल कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 25 ओम
के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब, तुल्य का मतलब होता है कुल, तो कुल प्रतिरोध हमें निकालना है। श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं ये प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे R1, R2, R3 और R4। तो हमें दिया है, क्या दिया है देखो भाई, हमें दिया है R1 बराबर कितना दे रखा है 10 ओम, ठीक है। R2 बराबर हमें कितना दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है 15 ओम। उसके बाद में R3 बराबर हमें दे रखा है कितना बेटा 20 ओम। और उसके बाद में R4 बराबर हमें दे रखा है कितना 25 ओम। ये 4 प्रतिरोध हो गए, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। क्या निकालना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है। जब हमें टोटल प्रतिरोध निकालना होता है तो श्रेणी क्रम का सूत्र याद आता है श्रेणी क्रम में कि R बराबर R1 प्लस, अच्छा मैं इसको अलग से लिख देता हूं ताकि आपको अलग से दिखाई देते रहे सूत्र। क्या R बराबर यानी कुल प्रतिरोध निकालना है, श्रेणी क्रम में तो क्या करते सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से कितने 4 हैं तो 4 कर देंगे, जितने प्रतिरोध होंगे उतने ही R जुड़ते जाएंगे, तो R4 सभी प्रतिरोधों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। भाई जोड़ दो भाई, क्या हो रहा, R1 का मान कितना है देखो भाई, बराबर R1 का मान है 10 ओम, लिख दिया 10, प्लस R2 का मान 15 ओम तो 15 ओम, प्लस R3 का मान 20 ओम तो 20 लिख दिया, प्लस R4 का मान 25 ओम। फटाफट से जोड़ देंगे 10 15 25, 25 दूनी 50 और 20 70। तो हमारा R बराबर कितना निकल के आ जाएगा, हमारा R बराबर निकल के आ जाएगा टोटल यानी तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल के आ जाएगा 70 ओम। कितना 70 ओम। पता भाई इसमें क्या है, सिंपल सा तो है। अरे सर इतनी छोटी सी बात और आप हमको डरा रहे थे, ये न्यूमेरिकल हमें देख के डरा पाएगा क्या? अरे बिल्कुल नहीं, सॉल्व कर दिया ना, 1 सेकंड का सवाल है सर। ये तो क्या करा, कुछ नहीं करा, जितने प्रतिरोध दे रखे उन प्रतिरोधों को लिख लिया। कितने दे रखे, 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, R1 R2 R3 R4, यानी 10 ओम 15 ओम 20 ओम और 25 ओम लिख लिया। उसके बाद में देखा ये श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, तो हमें देखने पर मिला 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए, तो श्रेणी क्रम में लगे हुए, ठीक है भैया, ये हमारे दिमाग में सेव हो गया, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब कुल प्रतिरोध निकालना है। तो हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने हो। अगर 5 प्रतिरोध दिए होते तो R5 कर लेते, 6 दिए होते तो R6 तक हो जाता, मतलब जितने दिए होंगे उतने कर लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करा, R1 का मान 10, R2 15, R3 20, R4 25, सबको जोड़ लिया। R बराबर कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 70 ओम निकल करके आ गया। सिंपल सिंपल सा है, यस सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये एक तरीका ये हो गया। मैं आपको यह टाइप बता रहा हूं कि किस किस टाइप से आपके यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या बता रहा हूं, टाइप बता रहा हूं। इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आ रहा है आप तुरंत कर देना, ध्यान देंगे, आप इनको लिख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो किताब होगी उससे आप लगाना, प्रैक्टिस करना, मॉडल पेपर या फिर आंसर पेपर जो भी हो आपके पास हो, वहां से इसकी प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकलों की, ठीक है। मैं आपको टाइप बता रहा हूं कि इस टाइप से यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये टाइप नंबर 2 यानी दूसरा टाइप है। इस तरीके का आ जाए तो छाप दोगे ना एग्जाम में, छाप देना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा टाइप। कह रहा है कि निम्नांकित वैद्युत परिपथ में, यानी इस वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए क्या प्रतिरोध R का मान। देखो इसमें 2 ओम दे रखा है, ये R दे रखा है, मतलब अज्ञात प्रतिरोध, हमें पता ही नहीं है कितना मान है इसका। दूसरा 4 ओम दे रखा है, मतलब हमें 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, इसमें 2 के मान दे रखे हैं, एक का मान नहीं दे रखा, एक का पता ही नहीं है कि इसमें यहाँ पर कितना प्रतिरोध ओम है ना, प्रतिरोध कितना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यही हमें R का मान निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर हम निकालें तो हम फटाफट से इसका हल कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें जो दिया होगा, हमें क्या दिया है, देखो दिया है भाई, क्या दिया है, देखो 1.5 एम्पियर की धारा। तो I बराबर हमें कितना दे रखा है, I बराबर दे रखा है 1.5 एम्पियर। यहां पर एम्पियर लिख दे रहा हूं ताकि आपको एकदम समझ में आए, ठीक है ना।
एम्पियर है तो धारा होगी, तो 1.5 एम्पियर हमें क्या दे रखा है, धारा दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, इतना इतना भी ध्यान रखना। उसके बाद में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भाई आर बराबर कितना हो, इस आर का मान दे रखा है, पूछा है। अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज दे रखा है, देखो आर का मान दे रखा है, लेकिन यहाँ पर वी 1 वोल्ट दे रखा है, यानी वी का मान दे रखा है, विभवांतर का मान दे रखा है 1 वोल्ट। ठीक है, अब आर का मान तुमसे पूछा है, आर बराबर तुमसे पूछा है, तो आर का मान कैसे निकालो, अब यहाँ पर केवल यहाँ पर इसका निकालना, पूरे का परपथ का नहीं निकालना, जो श्रेणी क्रम में जोड़े हुए इनका नहीं निकालना, केवल यहाँ पर निकालना है हमें क्या, आर का मान निकालना है। तो जब एक का निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं बेटा, एक का निकालते हैं हम लोग, सूत्र लगा देंगे, सूत्र आर बराबर वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई। तो v का मान तुम्हारे पास है, यस सर, i का मान तुम्हारे पास है, यस सर, तो r का मान निकाल लो ना यार, फिर क्या टेंशन ले रहे हो, निकाल दो फटाफट से। देखो बराबर v का मान कितना है, 1 वोल्ट सर बट्टे, ठीक है ना, 1 वोल्ट हो गया। उसके बाद में v का मान कितना, v का मान कितना मिल गया, 1 वोल्ट मिल गया, i का मान कितना है 1.5, ठीक है ना 1.5। अब क्या करेंगे, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, है ना। r बराबर, दोबारा से लिख दे रहा हूं, 1/1.5। अब इसका 1.5 का भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे यहां से, तो एक जीरो बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट लगाए तो एक जीरो बढ़ जाएगी, अगर दो संख्या बाद पॉइंट लगा होता तो 2 जीरो बढ़ जाती, 3 संख्या बाद पॉइंट लगा होता इधर तो 3 ऊपर 3 जीरो बढ़ जाती, और अगर 4 संख्या बाद पॉइंट लगा होता तो ऊपर 4 जीरो बढ़ जाती। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कितना लगा है, एक संख्या बाद पॉइंट लगा तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगी, अगर ऊपर से हटाएंगे पॉइंट तो नीचे जीरो लग जाएगी। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे भाई साहब, सिंपल सी बात है, हम लोग इसको भाग दे देंगे 15 में, यानी 10/15 हो गया। ठीक है, तो 10 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, तो r बराबर मान कितना आ गया, 2/3। यही हमारा हो गया आंसर भाई, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। r बराबर 2/3, चाहो तो 3 का भाग 2 में दे करके आंसर भी निकाल सकते हो, मतलब भाग भी दे सकते हो, फिर भी आपका आंसर सही है। यहां तक करके आओगे फिर भी आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको r का मान न दिया हो और पूछा हो, है ना, ठीक है, तो निकाल लोगे। यहां ध्यान देना, आपको i का मान दे रखा होगा और यहाँ पर v का मान दे रखा होगा, तो r का मान आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि r का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर v अपॉन आई, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है v अपॉन आई सिंगल के लिए। अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो हम ये देखेंगे वो कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। जैसे यहाँ पर कौन से जुड़े में अब जुड़ गए, अभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या करें, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे, R1 + R2 + R3, क्योंकि सूत्र क्या कहता है श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 + R2 + R3 डॉट डॉट जितने भी हों उतने सब लगा दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम R का मान निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ। आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने इस वाले क्वेश्चन पर। बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको तैयार कर लें बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, इधर दिखना, देखना, देखो इधर क्या कह रहा है। पहले हम वही करेंगे जो इस पर लिखा होता है ना, जो दिया होता है वो लिख लेते हैं फटाफट से। तो भाई साहब क्या क्या दिया है, देखो दिया है क्या, दिए गए परिपथ में, यानी इस परिपथ में 14 ओम 10 ओम 8 ओम के 3 प्रतिरोध, हाँ 14 ओम 10 ओम 8 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, जी हाँ श्रेणी क्रम में ही संयोजित है। ठीक है, पूरे संयोजन का विभवांतर 8 वोल्ट है, मतलब पूरे में विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट है। ठीक है भैया, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मतलब इसमें धारा कितनी होगी, इसमें धारा कितनी होगी, और इस वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, बताओ। तीनों प्रतिरोध यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी और विभवांतर कितना होगा, यानी इन तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर कितना होगा वो भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है भैया, निकाल देंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया है। तो R1 इसको माना हमने R1, इसको माना हमने R2, इसको माना हमने R3। तो R1 कितना हमारा
R1 बराबर हमें दे रखा है 14 ओम। R2 हमें कितना दे रखा है, R2 बराबर हमें दे रखा है कितना 10 ओम। और बेटा R3 बराबर हमें दे रखा है, R3 बराबर हमें दे रखा है 8 ओम। ठीक, उसके बाद में V हमें दे रखा है, V बराबर हमें दे रखा है कितना 8 वोल्ट, 8 वोल्ट दे रखा है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया इतना। V बराबर कितना दे रखा है, 8 वोल्ट दे रखा है, ये आपके सवाल में। अब पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो धारा निकालेंगे भाई साहब, वैद्युत धारा निकाल दो। धारा I बराबर, धारा I बराबर तुमसे पूछा है, सूत्र क्या होता है धारा का, सूत्र होता है V बराबर I बराबर V अपॉन R से फॉर्मूला होता है, जी सर होता है। ठीक है, तो I का मान हमें निकालना है, V का मान हमें दे रखा है 8 वोल्ट, 8 लिख दिया। उसके बाद में R का मान हमें कितना दे रखा है, R का मान हमें निकालना पड़ेगा, R का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो भैया, क्योंकि ये हमें कुल कर देंगे तभी तुम्हारा R का मान निकलेगा। तो जोड़ दो भाई सभी प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को जोड़ देंगे, कुल प्रतिरोध हमारा निकल करके आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 का मान कितना 14 ओम लिख दिए, प्लस R2 का मान कितना है 10 ओम, प्लस R3 कितना है 8 ओम, कितना हो गया 14 10 24 24 और 8 32 ओम निकल करके आ गया। ठीक है, अब हमारा R का मान कितना आ गया 32 ओम निकल करके आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 32 ओम लिख देंगे बेटा 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, काट 32 का भाग देंगे तो काट लेते पहले, तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32 बराबर 1/4, और 1/4 का अगर हम भाग देंगे इसमें तो I बराबर कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है ना, 4 का भाग देंगे हम किसमें 1 में, तो भाई साहब कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे किसका मान निकल के आ गया, धारा का मान निकल के आ गया। धारा जो पूछा था ना इसमें सवाल में क्या पूछा, धारा और विभवांतर पूछ रहा है भाई, तो धारा का मान हमारा कितना निकल के आ गया 0.25 निकल करके आ गया। अब हमें निकालना है भैया विभवांतर, क्या निकालना है विभवांतर निकालना है बेटा। ठीक है भैया, विभवांतर निकालेंगे शानदार तरीके से भाई, जानदार तरीके से निकालेंगे, और वो भी अब ये एक बात और लिखी थी ध्यान देना, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो अब हम धारा प्रत्येक के लिए निकालेंगे, तो भाई धारा तो सब पे समान होती है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित है ना, ये सब श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है समान होती है। तो हम लिख देंगे अतः धारा सभी प्रतिरोधों में समान होगी। कैसी होगी बेटा, समान होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है। कैसी बहती है, समान बहती है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमने तो धारा वैसे बता दी, प्रत्येक में धारा बता दी, अब बात करेंगे विभवांतर की। ठीक है ना, तो बेटा जी विभवांतर की बात कर लो, विभवांतर की, विभवांतर तो भाई साहब विभवांतर हमें प्रत्येक में निकालना पड़ेगा, एक में नहीं निकालना, प्रत्येक में निकालो भाई। इसमें विभवांतर कितना होगा, इसमें विभवांतर कितना होगा, इस वाले प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा। ठीक है भाई, तो पहले हम निकालते हैं R1 के लिए, तो हम निकालेंगे, तो हमने इसमें माना कि इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें हमने माना V3 होगा। तो V1 हम निकालेंगे, V1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V1 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा IR1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा क्योंकि क्या होता है V बराबर होता है IR, V1 का मान निकाल रहे हैं तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, क्योंकि I समान है R1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R1 का मान हमने ये माना तो V। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे,
V1 बराबर आई का मान कितना है ये निकालना ना सर अभी हमने 0.25 एम्पियर, तो 0.25 इंटू अब R1 का मान कितना है ये रहा 14, कितना बेटा 14 ओम बराबर V1 का मान निकाल लीजिए। अब 0.25 का आपको क्या करना है 14 में गुणा करना है। गुणा सर 0.25 का कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है यार, पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। अब 25 का 14 में तो कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे तो इधर देखो, अरे ऐसे कर लो अपने छोटे बच्चों की तरह, तो 25 गुणा कितना हो जाएगा 14, ये लो भाई 4 पंजे 20 सर, 4 दूनी 8 2 10 होता है सर, और ये 1 में 5 का करेंगे 5 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 5 2 1 3 सर 350 हो गया, कितना हो गया बराबर हो जाएगा 350 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई और एक जीरो से पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.5 एम्पियर सॉरी वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट, V बराबर, ये हमारा निकल के आ गया V1 बराबर V1 बराबर क्या निकल के आ गया 3.5 वोल्ट निकल करके आ गया। बाकी के अब इसे V2 के लिए निकालना है, V3 के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क में दिया जाता है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने V1 का कैसे निकाला वैसे ही आपको V2 का निकालना है, वैसे ही V3 का निकालना है। अगर आप निकाल लेंगे तो समझ जाना कि आप सीख गए, और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फटाफट से बैक हो जाना, पूरा फिर से देखना, उसके बाद तब करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तीनों तरीका है श्रेणी क्रम के, अगर ये आपने तैयार कर लिए समझ लो आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फिलहाल। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये श्रेणी क्रम तैयार हो गया, अब हमें समांतर क्रम तैयार करने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था शुरुआत में कि ये दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट हैं, बेहद इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन से, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हमने लोगों ने कर लिया है, अब हम करेंगे समांतर क्रम संयोजन को अगली वीडियो में। तो फटाफट से इस क्लास को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देना, अगर नए हो चैनल पर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे समांतर क्रम संयोजन वाली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए,